हेलो नमस्कार। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा जो विषय है कि कोई भी वर्ण है वो वाक्य में प्रयुक्त किस प्रकार होते हैं, एक वर्ण को वाक्य में प्रयुक्त होने के लिए किन किन परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ता है। और तो आज का जो हमारा विषय है कि सबसे पहले किन वर्णों का प्रयोग किया जाता है, और यही जो वर्ण है जब शब्द या अक्षर या पद बनकर एक वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं, और जो वाक्य को बनाने में किस तरह से भाषा को अपने शुद्ध रूप में लिखा जाता है। और क्योंकि भाषा की कोई भी भाषा अपने व्याकरण के नियमों के अनुसार ही भाषा के रूप में जो शुद्ध रूप में लिखी जाए वही भाषा शुद्ध समझी जाएगी। हम जो मौखिक जो रूप में से तो हम मान लिया हमारे जो दैनिक जीवन में बहुत सारी गलतियां करती हैं, लेकिन एक भाषा वही सही और शुद्ध समझी जाएगी जो व्याकरण के नियमों के अनुसार जो अपनी कसौटी पर खरी उतरेगी। और व्याकरण के नियमों के अनुसार बंधी हुई जो भाषा होती है वो शुद्ध बोली जाती है, और वही भाषा अपने बहुत सारे जो परिस्थितियों से होकर गुजरती है। तो आज का जो हमारा विषय है व्याकरण से संबंधित है कि किन किन परिस्थितियों से होकर जो वाक्य बनता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि वर्ण क्या होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके हम और टुकड़े न कर सके, जैसे स्वर और व्यंजन। हिंदी भाषा में जो स्वर है वो 11 होते हैं, लिखित में 11 होते हैं, लेकिन जो हम यूज किए जाते हैं यानी कि वे 13 होते हैं। और वैसे हम यदि ये पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए कि मूल स्वर कितने हैं, मूल स्वर 11 होते हैं लेकिन लिखित में 13 होते हैं। और इसी तरह से जो व्यंजन होते हैं, स्वर और व्यंजन दो प्रकार के बताए गए हैं वर्ण कि व्यंजन जो 33 माने गए हैं, और इसी प्रकार जो अंतस्थ 4 और ऊष्म भी 4, और जो संयुक्त जो वर्ण है वे भी 4। इस प्रकार जो टोटल जो संख्या है 3 आगत वर्ण और मिलाकर अक्षयत्रय और जय, अक्षयत्रय जय, और ये जो वर्ण मिलाकर जो अन्य जो भाषा में वर्णों में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये इस प्रकार इनकी जो टोटल जो संख्या होती है वो जो हम लिखित में जो हम प्रयोग किए जाते हैं, लिखित में बोलने में तो वो टोटल जो संख्या होती है 55 होती है, लेकिन जो सही जो मानी गई है हिंदी वर्णमाला के अनुसार, देवनागरी लिपि के अनुसार वो 52 वर्ण माने गए हैं। तो हमारा जो कहने का अर्थ यही है कि कोई भी भाषा व्याकरण के नियमों के अनुसार सही तरह से बंधी हुई जो भाषा होती है वही शुद्ध मानी जाएगी। और एक वाक्य को प्रयुक्त होने में किस प्रकार कौन कौन सी परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ता है, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। कि सबसे पहले वर्ण होता है और वर्णों से ही शब्द बनते हैं। और ये जो शब्द है जैसे फल जो शब्द है फे और ल से बनता है, इसी तरह से जल, और ये जो फल और जल है ये शब्द बन गए, और शब्द ही अक्षर के हैं। कई बार जो बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं कि शब्द अक्षर और पद, यानी कि कई बार पद के अनुसार अक्षर के अनुसार ये पेपर में डिस्प्यूट करने के लिए छात्रों को बता दिया जाता है कि शब्द और अक्षर यानी कि या शब्द और अक्षर दोनों एक ही है। शब्द का अर्थ भी है कि जब दो कोई वर्ण मिल जाए दो तो वो शब्द कहलाते हैं। और अक्षर भी अ प्लस क्षर, अ का अर्थ होता है कि नहीं क्षर जिसका सर्वनाश या नाश नहीं हो सकता, अक्षर जिसका अक्षर नहीं हो सकता। और यही जो अक्षर है फिर पद बन जाते हैं, और पदों को ही एक व्यवस्थित ढंग से व्याकरण के नियमों के अनुसार जब कोई जो शब्द है वो बंध जाते हैं तो वही जो शब्द है एक वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। और इसी तरह से एक वाक्य में हम यदि पदों को मिला देते हैं कि जैसे राम जाता है, स्कूल
तो यहाँ जो ये जो अक्षर है यानी कि जो पद है, ये पद अलग अलग हैं। तो इसमें जो वाक्य है, यदि ये व्याकरण के नियमों के अनुसार सही तरह से यूज किए जाए तो ये वर्ण किस प्रकार लिखे जाएंगे? राम स्कूल जाता है। अब हम देखते हैं कि राम स्कूल जाता है, तो ये जो पद है इन्हीं पदों से फिर वाक्य बन जाता है। यानी कि सबसे पहले जो पद होते हैं वो अव्यवस्थित रूप में जो होते हैं, तो अव्यवस्थित रूप में यानी कि व्याकरण के नियमों के अनुसार जो पद नहीं बने होते, उनसे जो भाषा है वो सही शुद्ध रूप में नहीं लिखी जाती। और जब हम वाक्य बनाने के लिए व्याकरण के नियमों के अनुसार किसी भी वाक्य को हम जब यूज किए जाते हैं, जैसे कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार, क्रिया के अनुसार जो हम वाक्य को पूरी तरह से बदल देते हैं, तो व्याकरण के नियमों के अनुसार तो ये पूरा वाक्य बन जाता है। इसी तरह एक और उदाहरण हम देखते हैं कि जाता हूं मैं। यहाँ जो जाता हूं और मैं, ये तीन जो पद है, पद या अक्षर है या शब्द है, यही है कि इस बात में हमें डिस्प्यूट नहीं होना कि शब्द अक्षर पद ये तीनों एक ही है। और यही जो पद है यही मिलकर यदि व्याकरण के नियमों के अनुसार शुद्ध रूप में लिखे जाए तो यही जो वर्ण है वो एक वाक्य में बदल जाते हैं। तो अब ये जो यहाँ पर व्याकरण के नियमों के अनुसार ये जो वाक्य है ये शुद्ध नहीं है, तो व्याकरण के नियमों के अनुसार जब इन शब्दों को लिखा जाएगा तो ये इस प्रकार लिखा जाएगा, मैं जाता हूँ। तो अब व्याकरण के नियमों के अनुसार अब ये वाक्य सही है। तो इस प्रकार शब्द अक्षर पद में हमें डिस्प्यूट नहीं होना कि शब्द अक्षर और पद अलग अलग है। शब्द अक्षर और पद अलग अलग नहीं है, हमें यही याद रखना है। कई बार ये ऐसे आता है कि शब्द का अर्थ क्या और अक्षर में क्या अंतर है, तो शब्द और अक्षर में कोई विशेष अंतर नहीं होता। शब्द का अर्थ है कि एक मतलब वर्णों का मेल, और अक्षर का भी और पद का भी। जब दो या तीन वर्ण आपस में मिल जाते हैं तो उन्हीं पदों से, अक्षरों से और शब्दों से वाक्य बनता है। अब हम एक वाक्य को पूरा होने के लिए किन किन कठिनाइयों से सामना करना पड़ता है और किस प्रकार हम शब्दों के भेद कर सकते हैं, इसके विषय में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम शब्द के जो भेदों का वर्णन करते हैं कि ये चार प्रकार के बताए गए हैं। एक उत्पत्ति के या स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, यानी कि जिसकी सबसे पहले उत्पत्ति किस प्रकार हुई हो, यानी कि जो ऐसे जो वर्ण जो हम प्राचीन काल से ही सुनते आए हैं। एक उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर, दूसरा है रूप रचना के आधार पर, यानी कि उसका जो रूप है वो और रचना के आधार पर हम किस प्रकार प्रयोग करते हैं। और तीसरा है रूप और प्रयोग के आधार पर, यानी कि हम हमारे दैनिक जीवन में किन प्रकार इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। और जो फोर्थ है अर्थ के आधार पर, यानी कि इसके जो चार पार्ट बताए गए हैं। अब हम इन चार पार्टों के विषय में पढ़ते हैं कि सबसे पहले उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हम शब्द के भेद के विषय में पढ़ते हैं कि सबसे पहले तत्सम शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर इसके चार पार्ट बताए गए हैं कि तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब तत्सम शब्द का क्या अर्थ है कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हम हिंदी भाषा में यूं के यूं प्रयोग करें तो वे जो शब्द है वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तत्सम शब्दों में हम जैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे पत्र, लेख, शुक, कृषि, श्रवण,
ये जो शब्द है यानी कि संस्कृत भाषा के ऐसे जो शब्द जो हम हिंदी भाषा में यूं के यूं प्रयोग करें तो वे जो शब्द है तत्सम शब्द कहलाते हैं। और नेक्स्ट है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द का अर्थ है तद प्लस भव से बना है कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में परिवर्तन के साथ प्रयोग किए जाए तो वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी कि जो व्यक्ति है जो संस्कृत के शब्दों को अपने जो भाषा के अकॉर्डिंग जो अपने मुख सुख के अकॉर्डिंग जिन शब्दों का इस्तेमाल अपने अकॉर्डिंग जो व्यक्ति अपने के अनुसार अपनी भाषा के अनुसार यूज करते हैं वे जो शब्द है तद्भव शब्द कहलाते हैं। इसी तरह से हम तद्भव शब्दों में जैसे हम जो नेत्र जो हम लिखते थे नेत्र तो इसका जो नयन के रूप में हम यूज करने लगे। और इसी तरह से जो आंख जो शब्द है ये भी तद्भव शब्द है। तो इस तरह की जो शब्द जो हम संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हम मुख सुख के अकॉर्डिंग जिनमें परिवर्तन करें वे जो शब्द है वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। और इसी तरह से जो हमारे जो तद्भव शब्दों में हम और भी जो शब्द हम ले सकते हैं कि जैसे हाथ हाथ संस्कृत भाषा में इसका जो अर्थ है हस्त 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 का फिर आगे जो हिंदी भाषा में प्रयोग किया हुआ वो हाथ के रूप में। इसी तरह से जो देशज शब्द का यानी कि ऐसी शब्दावली जो हमारे जो दैनिक जीवन में जो हमारे जो पापा दादा जो हमारे जो बुजुर्ग है वो कुछ देशी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं यानी कि जो भाषा की दृष्टि से सही तो नहीं माने जाते लेकिन वे जो शब्द हैं वो हमारे लिए उन जो शब्दों का इस्तेमाल करना हमारे लिए मतलब हमारी जो भाषा के अकॉर्डिंग हम सही समझते हैं तो उन्हें हम देसी शब्द कहलाते हैं। जैसे लोटा 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 जो शब्द है लोटा लोटा का यानी कि एक ऐसी लुटिया हाथ में पकड़ जिसमें हम पानी वगैरह डालते हैं तो उसे लोटा बोलते हैं। ये देसी विशेष है। एक बार जो HSSC के एग्जाम में एक बार पेपर में आया था कि लबादा जो लबादा जो शब्द है वो किन शब्दों के अंतर्गत आया था तो उसमें से यही बताया गया था कि तत्सम तद्भव देशज और विदेशज। तो लबादा जो शब्द है वो देशज शब्द है। और इसके बाद जो हम आगे हैं कि हम पेट पेट जो शब्द है ये भी क्या है यानी कि देशी शब्द है। हम कहते हैं कि मेरे तो पेट में दर्द है या फिर उसके पेट में दर्द है तो इस तरह के जो वर्ड है ये देशज शब्दों के अंतर्गत आएंगे। और इसी तरह से तेल यानी कि जो हमारे जो दैनिक जीवन में प्रयोग करने वाले जो शब्द है ये किसी एक भाषा में या दूसरी भाषा में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे इंग्लिश के वर्ड में कई बार उनकी भाषा के अकॉर्डिंग कुछ देसी शब्द अलग है और इसी प्रकार जो हमारी भाषा के अनुसार अलग है। इसी तरह जर्मन भाषा में अलग है, तिब्बती आदि भाषा में अलग प्रकार के जो प्रयोग है, चीनी भाषा में अलग प्रकार के प्रयोग है। यानी कि एक ऐसे शब्द को जो जहाँ जिस संस्कृति के अनुसार कुछ दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द इस्तेमाल किए जाए वो देशज शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट है विदेशज शब्द। विदेशज का अर्थ है कि जैसे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द। जैसे हम जो लिखते हैं कि डॉक्टर, जैसे हम इंग्लिश में लिख दिया डॉक्टर, लेकिन जो आज की हमारी भाषा के अकॉर्डिंग जो शब्द है कि हम डॉक्टर बोलते हैं तो ये जो शब्द है यानी कि विदेशज शब्द है। इसी तरह से टेलीविजन टेलीविजन या टीवी, तो ये जो शब्द है ये भी विदेशज शब्द है। इसी तरह से बहुत सारे कलेक्टर, जज जो इस तरह के जो शब्द है वो देसी भाषा के शब्द हैं।
तो हमने उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति का अर्थ है यानी कि प्राचीन शब्द, और स्रोत है यानी कि जो हम प्राचीन काल से सुनते आ रहे हैं वे शब्द। ये चार प्रकार के मैंने बताए, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में यूं के यूं प्रयोग किए जाए, और तद्भव जो शब्द है जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में परिवर्तन के साथ प्रयोग किए जाए वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। इसके बाद देशज जो किसी देश में प्रयुक्त होने वाले सामान्य वर्ड होते हैं, और तब विदेशज शब्द जो किसी अन्य भाषा के शब्द। इस प्रकार जो उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर ये चार प्रकार के बताए गए। नेक्स्ट है रूप और रचना के आधार पर। रूप यानी कि उसका आकार कैसा है, रूप कैसा है, यानी कि किस प्रकार है। ये जो रूप रचना के आधार पर शब्द, ये जो शब्द है ये तीन प्रकार के बताए गए। सबसे पहले रूढ़, यौगिक और योग रूप। अब जो रूढ़ जो शब्द है, हम किसी प्राचीन काल के जो हमारे जो दादा परदादा जो जिन शब्दों का इस्तेमाल करते आए हैं, और वो जो शब्द हैं हम आज भी प्रयोग कर रहे हैं जिन शब्दों का, और उन शब्दों से किसी अन्य जो शब्द की हम उत्पत्ति मतलब अन्य शब्द हम नहीं बना सकते, तो वे शब्द होते हैं रूढ़। जैसे जल, फल, रात, दिन, घर। तो ये जो शब्द है ये रूढ़ शब्द है, यानी कि जो जल जो शब्द है, जल शब्द से हम कोई अन्य अर्थ नहीं ले सकते। इसी तरह से फल से भी अन्य अर्थ हम नहीं ले सकते। इसी तरह रात और दिन और घर, और इस तरह के जो अन्य वर्ड भी और भी हैं। तो ये जो शब्द है रूढ़ है, यानी कि जो हम प्राचीन काल से प्रयोग करते आ रहे हैं, और आज ये जो शब्द है ये रूढ़ हो गए हैं। और दूसरा है यौगिक। यौगिक का अर्थ ही है कि प्लस करना, यानी कि जोड़ना, कि ऐसे शब्दों जो हम जोड़कर जिन शब्दों का इस्तेमाल करें, कि जैसे सुरेश आप जानते कि ये गुण संधि का उदाहरण है सुरेश, और इस तरह नरेश और देवालय, हिमालय, विद्यालय, जो इस प्रकार के जो संधि करके जो शब्द बनाए जाए वे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। और इसी तरह योग रूढ़ का अर्थ है यह है कि जो शब्द संधि करने के पश्चात जिन शब्दों का हम जो प्रयोग रूढ़ के रूप में करते आए हैं, यानी कि जैसे चतुर्भुज जो है यानी कि चार भुजाएं जिसकी, नीला है जो कमल, और त्रिलोक जो इस प्रकार जो हम जो समासों में जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वे जो शब्द है योग रूढ़ कहलाते हैं। समास में जैसे तत्पुरुष समास में, कर्मधारय समास में जो हम विशेषण और विशेष्य की जो हम वो उनकी जो विशेषता दर्शाते हैं, जैसे नील कमल, कमल कैसा है, नीला है। तो यहाँ पर जो नील जो शब्द है विशेषण है, और कमल क्या है ये विशेषण शब्द है। तो यहाँ पर इन दोनों की जो विशेषता बताई गई है। इस तरह त्रिलोक का अर्थ है यानी कि द्विगु समास है। त्रिलोक यानी कि तीन है लोग जहाँ, तो ऐसी नगरी, तो यहाँ पर द्विगु जो समास है, यानी कि यहाँ जो रूढ़ है जो हमारे जो यानी कि जिनका जो अर्थ है एक ही निकलेगा, अलग अलग अर्थ नहीं लेगा। यानी कि जो रात है इसका हम कई और अर्थ नहीं निकाल सकते। इस तरह जल, फल, दिन, घर, इन शब्दों के हम जहाँ इस्तेमाल करें तो वो रूढ़ है। और यौगिक का अर्थ है यानी कि संधि, जिन शब्दों से हम संधि कर सके ऐसे शब्द यौगिक कहलाते हैं। और नेक्स्ट है योग रूढ़ का अर्थ है कि ऐसे शब्द जो कि हम समास में प्रयोग करते हैं। इसी तरह से तो जो थर्ड जो हमारा जो शब्द का प्रकार है कि रूप और प्रयोग के आधार पर। रूप का अर्थ है कि उसका आकार कैसा है। तो ये जो रूप और प्रयोग के आधार पर ये जो वर्ड है ये दो प्रकार के बताए गए। एक होता है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। पिछले वीडियो में मैंने आपको जो विकारी और अविकारी जो शब्द है वो अच्छी तरह से करवाए हैं कि विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जो मैंने बताया था कि ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार जो किसी भी भाषा में बदले जाएं तो वो शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो ये जो शब्द है चार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, यानी कि लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, कारक के अनुसार, काल के अनुसार ये जो शब्द है बदल जाते हैं, तो ये शब्द विकारी शब्द
कहलाते हैं। और नेक्स्ट है अविकारी शब्द, जो लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, कारक के अनुसार, काल के अनुसार जो न बदले वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे तथा, परंतु, किंतु, ताकि, जो एक वर्ड के अनुसार बदले ना जाए, यानी कि जैसे लिंग के अनुसार वचन, जैसे लड़का जाता है और लड़की जाती है, यानी कि बदल गए, लड़की जाती है, यानी कि लिंग बदलने के पश्चात ही जो क्रिया बदल गई। तो इसी तरह से विकारी शब्द जो बदल जाए और अविकारी शब्द जो न बदले, जैसे हम किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं कि राम और श्याम जा रहे हैं, तो यहाँ जो राम और श्याम यानी कि जो यहाँ पर दोनों समुच्चयबोधक शब्द है, तो यहाँ पर विकारी और अविकारी, यानी अविकारी शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनसे अलग जो शब्द है, यानी कि तो अविकारी शब्द कहलाते हैं। इनमें तथा, परंतु, ताकि, किंतु आदि जो शब्द आते हैं। और इसी प्रकार जो इनके जो अलग अलग जो भेद मैंने अभी बताए हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, विकारी शब्द और अविकारी शब्दों में जो यूज किए जाते हैं वो क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चयबोधक, विस्मयादिबोधक, जिनसे हमें हर्ष, शोक, दुख का पता चले। और निपात का अर्थ होता है कि जब हम कोई भी वाक्य प्रयोग करते समय में थोड़ा सा भाषा में ठहरावा है, जैसे आप आते तो ही मैं जाता, या आप दिन भर नहीं आए, तो यहाँ जो इस प्रकार के वर्ड निपात वर्ड कहलाती है। इसी तरह से नेक्स्ट है जो हमारा जो चौथा जो प्रकार है अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द है, यानी कि अर्थ के आधार पर एकार्थी, जहाँ एक ही शब्द के एक ही अर्थ निकले, जैसे पानी। पानी जो शब्द है इसका एक ही अर्थ है, यानी कि पानी या जल। और अनेकार्थी जिसके अनेक अर्थ निकले, जैसे हस्त या हस्त जो है, जैसे इसका जो अर्थ हो गया कि हस्त का अर्थ हो गया कि हाथ, ठीक है। तो इस तरह के जो वर्ड है टैक्स वगैरह। और पर्यायवाची जिन शब्दों के हम, जैसे पृथ्वी के पर्यायवाची भू, धरा और वसुंधरा, इस तरह के जो वर्ड है पर्यायवाची जो शब्द हैं। इसी तरह अग्नि के पर्यायवाची जो शब्द हैं तो वो पर्यायवाची शब्दों में गिने जाएंगे। और विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टे शब्द, यानी कि आज, कल, इसी तरह से माता, पिता, जो यानी कि जो वो उल्टे शब्द, यानी कि विपरीतार्थक शब्द, तो विलोम शब्द कहलाते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि व्याकरण के नियमों के अनुसार जो वर्ण है वो किसी भी भाषा में शुद्ध रूप से प्रयोग किस प्रकार किए जाए, यानी कि ऐसे वर्ण जो हिंदी भाषा में व्याकरण के नियमों के अनुसार शुद्ध रूप से व्याकरण के नियमों के अनुसार जो वाक्य भाषा में प्रयोग किए जाए वही जो शब्द है वो शुद्ध कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो व्याकरण के नियमों के अनुसार ये जो सबसे पहले जो व्याकरण बताई, एक और शब्द बात बताती हूँ मैं कि सबसे पहले जो व्याकरण बनाई वो महर्षि पाणिनि ने बनाई, अष्टाध्यायी नामक उन्होंने रचना की। उसके बाद कात्यायन आए और उसके बाद जो महाभाष्य पतंजलि ने लिखी। तो यहाँ पर सबसे पहली जो व्याकरण है संस्कृत के नियमों के अनुसार जो व्याकरण इन्होंने बनाई। और आगे चलकर जो हिंदी के जो आचार्यों ने बहुत सारे जो वर्णों के को लेकर जो हिंदी व्याकरण की यानी कि संज्ञा शब्द कौन से होंगे, विशेषण कौन से और सर्वनाम आदि जो किन किन प्रकार के शब्द हो, इनका इस्तेमाल करके व्याकरण के नियमों के अनुसार किस प्रकार भाषा अपने शुद्ध रूप में लिखी जाए। तो ये जो शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार विभिन्न आचार्यों ने भिन्न भिन्न बनाया और इस प्रकार जो इन प्रकार व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयोग होने वाली भाषा ही शुद्ध भाषा कहलाई। तो आज हमने वर्ण और अक्षर के विषय में पढ़ा और चलिए हम चलो 2 मिनट की एक छोटी सी और रीडिंग लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा थोड़ी, क्योंकि रिवीजन लेने से ही जो कोई भी लेसन है वो अच्छी तरह से हम याद कर पाते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि एक वाक्य जो बनाने में वाक्य को किन किन परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ा। तो हमने शब्द अक्षर और पद के भेद के विषय में पढ़ा। सबसे पहले उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, यानी कि स्रोत का मतलब सुनना, कि ऐसे शब्द जो हम प्राचीन काल से ही सुनते आए हैं, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, इसके जो 4 पार्ट किए। नेक्स्ट है रूप और रचना के आधार पर, रूप रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और
योर रूड। तीसरा है रूप और प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द। चौथा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम जो शब्द हैं। तो आज हमने वर्ण या शब्द, अक्षर और से जो वाक्य किस प्रकार बनता है इसके विषय में पढ़ा। चलिए हम अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, और नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हम शायद संधि के विषय में हम अगला जो हमारा जो टॉपिक रहेगा। थैंक यू।